एक बार सारी याद दिला दूं। कल हम लोग कितने कंसेप्ट सीख चुके थे, मैं हमको याद दिला देता हूं। आप में से किसी को अगर याद हो तो कल हमने एक बात सुनी थी कि अगर बाय द क्वेश्चन में sin x और cos x न्यूमरेटर में होता है, याद है आपको? तो डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x, sin x इंटू cos x। हाँ मैंने कहा यार sin स्क्वायर x, sin x इंटू cos x, तो sin x इंटू cos x से डिवाइड कर दें और आपका क्वेश्चन बन जाएगा। क्या आपको ये भी याद है कि कल मैंने आपको ये बताया था कि a sin x प्लस b cos x का मिनिमम वैल्यू अंडर रूट माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हम तो बहुत पहले पढ़ चुके हैं। अब हमारी दुनिया में नई चीजें आ चुकी है। a tan x प्लस b cot x हो तो 2 रूट a b होता है, और अगर a स्क्वायर tan स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर cot स्क्वायर x हो तो 2 a b होता है। और अगर ध्यान से सुनना, a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो तो a प्लस b का होल स्क्वायर होता है। और अगर a sec x प्लस b cos x हो तो a की पावर 2/3 b की पावर 2/3 की होल पावर ऐसा होता है ना। और मैंने आपको ये भी बताया था कि कब कब होता है, आपको याद दिला देता हूं, है ना। जिन जगह पे am gm लगता है ना, उनकी पहचान क्या होती है? और फंक्शन और उसका रेसिप्रोकल फंक्शन होना, सम का मिनिमम और प्रोडक्ट का मैक्सिमम मांगा था ना, याद है ना हमको? हाँ, तो जब भी हमारे क्वेश्चन में आएगा ना तो अपन ये फड़फड़ाएंगे नहीं कि एकदम ये क्या हो गया, है ना। हमें पहले से रियलाइज हो रहना चाहिए भैया ये चीज ऐसे ही होती है, और आप अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आपकी गलती, आपको पता नहीं चल रहा। आप सोचो ऐसा शीट के डिस्कशन के दौरान हम लोग दिमाग लगा रहे हैं, नहीं, ये बेसिक है। अगर मैं जल्दबाजी में चैप्टर निपटा रहा हूं तो अभी मैं आपको ये बता करके निपटाऊंगा भैया ये सारी सीन है ना। तो चलते हैं बना के। हाँ जी साहब, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन ले रहता हूं, ठीक है भाई। बस हमारी कोई ज्यादा कुछ रह नहीं गया है, सिर्फ 2 छोटे छोटे टाइटल रहे हैं, एक ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स और दूसरा क्यूबिकल प्रॉब्लम्स, है ना। बस 2 ही चीजें रह गई हैं। तो मैं आपको फटाफट से एक बार जरा ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स का आइडिया दे दूं। वैसे तो आपको सबसे बढ़िया आइडिया इसके बारे में पीजे सर देते हैं, है ना, क्योंकि 12th के अंदर बेपनाह है, ठीक है। फिर भी इक्का दुक्का क्वेश्चन हम लोग भी ले लेते हैं। इस बार आईटी में आ भी गया। मैं पिछले साल बोलता था, अभी पिछले 2-3 साल से बोलता रहता था कि भैया इस पे ध्यान देना 12th के ऊपर गवर्नमेंट थोड़ा पगला गई है ना। और इस बार घूम गई और पता चला अचानक से आईटी ने इस तरफ रुख कर लिया और जबरदस्त क्वेश्चन बना डाला। जबरदस्त माने उतना ही जबरदस्त जितना 12th के लायक था, बस। हाँ भाई, क्वेश्चन में आइएगा। इफ hypotenuse of right angle triangle is given, then prove that area will be maximum, when it is isosceles, राइट है। राइट एंगल ट्राइंगल का अगर हाइपोटेन्यूज दे दिया जाए तो एरिया मैक्सिमम तभी हो सकता है जब वो आइसोसेलेस हो, ठीक है ना। मैं आपको पहले कुछ एक चीजें बता देता हूं। क्वेश्चन के अंदर हर बार ये चीज जरूर ध्यान रखें, जो गिवन है वो कांस्टेंट है, क्योंकि जो दे दिया उसे बढ़ाया या घटाया नहीं जा सकता। दे दिया कि भाई इतना दे दिया आपको, आप देख लें, ठीक है ना। तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि ये सपोज कीजिए कोई हाइपोटेन्यूज है जो हमारे को दे दिया गया, अब ये नहीं बढ़ाया जा सकता। अगर बस ज्यादा से ज्यादा मैं इसकी पोजीशन आगे या पीछे कर सकता हूं। अगर मैं इसकी पोजीशन आगे या पीछे करूंगा तो जो बनने वाला राइट एंगल ट्राइंगल होगा ऐसा होगा। अगर थोड़ा सा यूं कर लूंगा तो थोड़ा छोटा ट्राइंगल हो जाएगा, थोड़ा यूं कर लूंगा तो थोड़ा बेस बढ़ जाएगा। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो एरिया में हाइपोटेन्यूज की लेंथ यही रहने वाली है कि नहीं। अगर भाई मैं इसको थोड़ा सा यूं भी कर लेता तो बस ये होता क्या यहां पे बनता, हाँ या ना। लेकिन हाइपोटेन्यूज की लेंथ सेम रहती। गिवन हाइपोटेन्यूज माने हाइपोटेन्यूज कांस्टेंट है। अब आप एरिया अपनी पसंद से देख लें, है ना भाई। अब मैं आपसे बात करता हूं कि एरिया के ऊपर बात क्या करनी है। ये अगर एच है तो बहुत सिंपल है। अगर ये एच है तो मैं थोड़ी सी देर के लिए इसको थीटा मान लेता हूं। दुनिया ने फिजिक्स में सिखाया है कि जहां थीटा टच करता है वो कॉस की साइड होती है, तो एच कॉस थीटा हो गया और ये एच साइन थीटा हो गया। और ऐसे होते ही एरिया आ गया। एरिया आते ही मेरे को पता गया एरिया इज इक्वल टू में हाफ बेस इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हाँ यार सबको पता है, मुझे इस समय पे जरूरत है h² बाई
4 की, ताकि ये sin 2 थीटा हो जाए, हाँ या ना। और एरिया का मैक्सिमम होने के लिए, क्योंकि हाइपोटेन्यूज गिवन है, ये तो कांस्टेंट है, सिर्फ sin थीटा ही चेंज हो सकता है, तो इसका मैक्सिमम होना जरूरी है, और इसका मैक्सिमम थीटा इज इक्वल टू 5/4 होगा। और क्वेश्चन वाले ने क्या बोला कि पक्का करो कि ये दोनों बराबर है, हाँ या ना, और वो हो भी रही है। आपको पता होगा एट थीटा इज इक्वल टू 5/4, ठीक है। बेस कितना हो गया, बेस हो गया h cos 5/4, हाँ या ना, और हाइट कितनी हो गई h sin 5/4, और ये दोनों के दोनों वैल्यूज h/√2 h/√2 है, हाँ या ना। तो कहना मतलब ये कि जो ट्राइंगल है वो कैसा हो गया, आइसोसेलेस हो गया। बात पक्की हो गई। आइए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम, है ना, बहुत जरूरी है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, कोई लंबी चौड़ी बात ही नहीं करी, ठीक है। आप अगर अपनी शीट के सारे क्वेश्चन लगा लेते हैं ना, जो ज्योमेट्री का प्रॉब्लम है, उसके बाद कुछ नहीं बचता, सचमुच कुछ नहीं बचता। जब हमने आईटी का क्वेश्चन किया था ना, तो हमारे को बिल्कुल नहीं लग रहा था हम आईटी का क्वेश्चन कर रहे हैं, हमको लग रहा था हमारी शीट का ही कोई क्वेश्चन शायद 2-3 क्वेश्चन मिला के रखे आ गया। फाइनली इसी पेरीफेरी में खेल गया सब। तो इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आप किसी भी तरह के इंस्टीट्यूट में अगर बाय द वे जो आपका क्वेश्चन है बस वो लगा लें आप, ठीक है। क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को अपन जरा इस रास्ते से लेना। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन है एक बिल्कुल ऐसा कैसा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, फाइंड द सेमी वर्टिकल एंगल, ठीक है ना, ऑफ ए कॉनिकल टेंट whose volume is maximum when the slantoid is given। बाद में बांट लेना, when the slantoid is given, हाँ बाद में बांट लेना, हाँ थोड़ी सी देर बाद, अभी ये वैसे ही बहुत मुश्किल से पकड़ में है ना। when the slantoid is given, ठीक है। हाँ भाई करें बात इस पे, दोबारा बोलूं, फाइंड द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ ए कॉनिकल टेंट whose volume is, हाँ लिख लिया, अरे नहीं रे, whose volume is given, whose volume is maximum when slantoid is given, है ना। मैं आपको बता देता हूं, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। वॉल्यूम अपने को कैसा दिया गया है, मैक्सिमम दिया गया है, और स्लैंटॉइड गिवन है साहब, स्लैंटॉइड गिवन है। खास बात देखिएगा, आपको कमाल की बात बताता हूं, पूरी कहानी में कौन है, कौन, हाँ या ना। अगर कौन है नहीं मतलब कौन है, हाँ या ना। अगर भाई जो पूरी कहानी में कौन है, तो कौन का वॉल्यूम तो बच्चे को पता है, अपने को नहीं पता, एक अलग बात है, ठीक है। v इक्वल टू में 5/3 r² h होता है, हाँ या ना। और उसमें कमाल की बात क्या है, कमाल की बात ये है कि स्लैंटॉइड होती नहीं, r होता है, h होता है। मैंने इन्हें जबरदस्ती में स्लैंटॉइड देकर के पूरी कहानी को जानबूझ करके स्लैंटॉइड के खेमे में लेने की कोशिश करी। कोई बात नहीं ना, तो आप अपनी तरफ से ले सकते हो ना। देखो ये आपको पता है ये L है, ये बच्चे को पता है कि R है, ये स्मॉल r है, और ये अपने आप में H है, ये तो पता है ना। एंगल क्या है, थीटा। अब आप बताइए, अभी तो अपन ने cos थीटा sin थीटा करा है। मैंने आपको बोला था जहां थीटा टच होता है cos की साइड, तो H इज इक्वल टू कितना हो गया, L cos थीटा, और R इज इक्वल टू कितना हो गया, L sin थीटा। हुआ कि नहीं हुआ? तो आप में से कितने लोगों को लगता है कि फिर वॉल्यूम भी L की टर्म्स में आ जाएगा? अगर मैं वॉल्यूम को L की टर्म्स में लाता हूं, तो वैल्यूम L की टर्म्स से 5/3 ये L क्यूब कर दूं, हाँ या ना। और यहाँ कितना हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा इंटू में cos थीटा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये वॉल्यूम आ गया। अच्छा, किसी भी चीज का मैक्सिमम या मिनिमम होने के लिए जरूरी है कि उसका dv/d थीटा, थीटा की टर्म्स है ना, तो उसका dv/d थीटा 0 हुआ होगा, हाँ या ना। तो मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए, ठीक है ना, मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए 100% जरूरी है कि dv/d थीटा कैसा हो, 0 हो। सर आपने dv/d थीटा क्यों किया, dv/dl क्यों नहीं किया? क्योंकि L गिवन है, और जो गिवन होता है वो कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं करते। ये कहानी पकड़ में आ गई, हाँ या ना।
तो मैं डीवी बाई डी थीटा करूंगा। अगर मैं डीवी बाई डी थीटा करूंगा तो ये पाई एल क्यूब डिवाइड बाई 3 तो पहले ही बाहर आ जाएगा, कि हम तो कांस्टेंट हमारा क्या कर रहा है फिर, है कि नहीं। तो डिफरेंशिएशन होगा तो वो इतनी सी टर्म का होगा। हमने कहा चल भाई यू डॉट भी लगाते हैं और क्या, साइन स्क्वायर थीटा को चुपचाप बैठाया, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो माइनस का साइन क्यूब थीटा हो गया, प्लस अगली बार किसको साइलेंट बैठाया, अगली बार कॉस थीटा को चुपचाप बैठाया, और इसका प्लस के अंदर 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, हो गया। अच्छा पूरी कहानी में फिर इसके अंदर भी कुछ कॉमन शॉमन आस्ता तो ले लो, ठीक है। फिलहाल उससे पहले इक्वल टू 0 कर लूं क्योंकि मेरे को डीवी बाई डी थीटा तो 0 करना ही है, तो कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये कांस्टेंट तो चला गया 0 में, पूरी कहानी में से साइन थीटा कॉमन आ गया, साइन थीटा के कॉमन आते ही अंदर तो बच गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा, दोबारा बोल रहा हूं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया कि नहीं आ गया, इक्वल टू 0 हो गया, हाँ या ना। अब देखिए दो बातें करते हैं, दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन 0, या तो साइन थीटा ने 0 दिया या इसने 0 दिया है। अगर साइन थीटा ने 0 दिया है तो कमाल हो गया, क्योंकि साइन थीटा 0 सिर्फ 2 ही जगह देता है, या तो 0 पर या पाई पर, और अगर ये 0 हो गया तो इसका मतलब थीटा 0 हो जाएगा, और थीटा 0 होते ही सेमी वर्टिकल एंगल 0 हो जाएगा, और सेमी वर्टिकल एंगल 0 होते ही सुई बन जाएगा, हाँ या ना। तो वॉल्यूम हो गया मैक्सिमम, हाँ या ना। और सर अगर कल को ये पाई हो गया तो फिर ये उल्टी साइड से तरबूज बन जाएगा खुल करके, अरे ये पाई बन गया तो सोचो ना, यहाँ पे अगर ये यूं जाएगा तब 90 होता है, जिस दिन बिल्कुल सीधा हो गया तब जाकर के, हाँ तो ये पीछे का हिस्सा इधर खुलेगा, इधर का हिस्सा इधर खुल जाएगा, हाँ यार तरबूज हो जाएगा, तरबूज नहीं है कि नहीं। तो दोनों ही बातें संभव नहीं है, इसलिए सॉरी यार, है ना। अब यहां से क्या बचा, यहां से बचा में से कई लोगों को बदल जाएगा, ऐसा नहीं मैं जल्दबाजी में खेल गया। 2 कॉस स्क्वायर थीटा आपको धीरे धीरे ले जाना पड़ता है ना, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, इसका मतलब tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस √2, जिसमें हम लोग किसको एग्री करेंगे, √2 को, क्योंकि माइनस √2 को मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, tan थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, ऑब्ट्यूज एंगल, और आपको तो पता ही होगा 90 भी आप बर्दाश्त नहीं करोगे, क्योंकि तो खुद सेमी वर्टिकल है, आधा एंगल है भैया, आधा एंगल ही 90 से बड़ा ले लिया तो पूरा तो बहुत बड़ा जाने वाला है, तो इसलिए है ना tan थीटा इज इक्वल टू √2, सही है। तो आपके लिए सेमी वर्टिकल एंगल कितना निकला, tan इनवर्स √2, राइट है, बस हो गया आंसर, ठीक है। मुश्किल है क्या ये, सेमी वर्टिकल एंगल, है ना। अच्छा अगर मान लो सर ये थीटा वीटा का केस नहीं मेरे को अच्छा लगता, तो पहले हम अंदर कॉपी कर लें फिर बताता हूं। नहीं यही है ना, यही तो कह रहे हैं, थीटा की किस वैल्यू पर ये मैक्सिमम होगा। अब दोबारा जाओ तो चेक कर लो, नहीं ये एक्सट्रीमा है। अब आप चेक करोगे इसका सेकंड डेरिवेटिव निकाल के, वो अपन कभी चेक ही नहीं करते, क्योंकि आईटी में यही बचा हुआ है कि भैया हम करते ही नहीं है चेक। ये बोलो कि ये तो वो वैल्यू है जहां पे वैल्यू मैक्सिमम होगा ना, मतलब ये वैल्यू तो वॉल्यूम मैक्सिमम आएगा, हाँ वही तो वो कह रहे हैं कि वॉल्यूम मैक्सिमम थीटा के किस वैल्यू पे आएगा। करूँ आगे, है ना। अच्छा एक और चीज भी देखिएगा, कल को मान लो सर मैं थीटा, सर मेरे को थीटा पसंद नहीं है सर, एलर्जी है सर मेरे को, डॉक्टर ने मना कर रखा है कि अब थीटा वीटा मत किया करो ज्यादा, ठीक है, मेरे रैशेज हो जाते हैं सर, ठीक है। तो अब ऐसे केसेस में क्या है ना, अब बच्चे को बताना पड़ता है, ठीक है यार अब होगा, सही बात कह रहा है तू, रैशेज हो जाते हैं, दूसरे तरीके से लेके चलता हूँ, ठीक है ना। तो ये तो मान जाएगा तू कि L स्क्वायर इज इक्वल टू में R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर है, हाँ या ना। और तेरे को तो वॉल्यूम के अंदर कैसे भी करके L को घुसाना है, और तेरा वॉल्यूम क्या था भाई, तेरा वॉल्यूम था π/3 R स्क्वायर H, हाँ या ना। अब तो एक काम कर भाई, और क्या करेगा, है ना, इसको L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर कर दे, और क्या ले दे रहे H ले पकड़, ये तेरा वॉल्यूम किस में आ गया, H और L की टर्म्स में आ गया, आया कि नहीं आया, हाँ या ना। अब आपको क्या ये पता ही है, फिर आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो कि भाई और क्या कर सकते हैं, π/3 है ना, π/3 को तो बाहर ही रखा है, इसको लिख लिया L स्क्वायर माइनस में कितना H क्यूब, अब dv/d H करोगे, अरे L तो कर ही नहीं सकते ना, L तो कांस्टेंट है, तो आगे से एक ही रास्ता बचा, dv/dh करो। अगर आपने dv/dh करा तो π/3 कांस्टेंट है, वो तो चुपचाप बैठ गया, L स्क्वायर H में L स्क्वायर कांस्टेंट है, H का डेरिवेटिव 1 हो गया, H क्यूब का कितना हो गया, और इक्वल टू 0 हो गया। और अगर ऐसा हो गया तो आपको पता ही है, ये तो 0 देने वाला नहीं था, इसने दे दिया होगा 0, तो यहां से सबको बदल गया कि H स्क्वायर इज इक्वल टू कितना निकल गया, L स्क्वायर/3, इसका अंदर H की कितनी वैल्यू आ गई, प्लस माइनस L/√3, आई कि नहीं आई। अब आपको ये वैल्यू मिली, अब आप आ जाओ दौड़ के इधर, आपको पता है आपके पास दोनों वैल्यू है, आपने एक बार लिखा माइनस L/√3 और दूसरी बार निकला L/√3, याद है ना, प्लस माइनस प्लस, तो
प्लस से माइनस हो रहा है तो मैक्सिमा, तो मैक्सिमा कहाँ आ रहा है? मैक्सिमा अपने को तो मैक्सिमम वैल्यू से मतलब है, तो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है कहां पे? माइनस एल बाई रूट 3 पे। किसकी? एच की। एच बराबर इतने में मैक्सिमम वैल्यू मारी है, तो आपको क्या निकालना? आपको तो सेमी वर्टिकल निकालने से मतलब एंगल, तो सेमी वर्टिकल एंगल अगर आप निकालोगे तो आपके पास देखो एक तो एच आ गया, हाँ या ना? अच्छा, और एक आपके पास क्या पड़ा हुआ है? एल पड़ा हुआ है। अच्छा, अब आपको बताएं, एक सेकंड, अगर भाई आप थीटा यहां का लेता हो तो थीटा की नजर से देखोगे तो ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आपको क्या देगा? कॉस थीटा। और आपको अगर भाई आंसर या तो कॉस इनवर्स में निकलेगा, और अगर भाई आपको आंसर tan इनवर्स में चाहिए तो जो कॉस इनवर्स का आंसर आएगा उसको घुमा करके tan इनवर्स में ले लेना। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? नहीं आया, कर सकते ना, हो जाएगा, कर लेना, हाँ या ना? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कुछ पॉइंट है क्या? नहीं है, होना चाहिए था वैसा पॉइंट। मेरे को लगा तू बोलेगा, कोई बोलता नहीं है ना, तो मेरे को लगा शायद कोई बोलेगा। कोई पॉइंट नहीं? हाँ भाई, देखो, नहीं, आप इसको कैंसिल आउट करने से पहले थोड़ा देख लें। मैंने आपको बार बार एक चीज पे, मैं आपको पिछली बार मैंने बताया था, आईआईटी ने एक क्वेश्चन दिया था और मैंने आपको ये बताया था, जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाए ना, गलती से भी जीरो ना करें। याद करो आप, मैं बताता हूं कैसे, सुनना, दिखाऊं। अगर आपने जीरो कर दिया, मान लो आपने जीरो नहीं किया होता, अगर आपने जीरो नहीं किया होता तो बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं बढ़ती आपकी, पाई बाई 3 तो पाई बाई 3 रहता। आपको कईयों को L माइनस रूट 3H मल्टीप्लाइड बाई L प्लस रूट 3H दिखता कि नहीं दिखता? हाँ या ना? अब आप H की वैल्यू जो L की टर्म्स में निकाल रहे हो, निकलती वही वैल्यू निकलती, लेकिन आपको पता है ना, H की वैल्यू निकाल रहे हो तो H अपने आप में वेरिएबल है, माने आपके लिए X का काम कर रहे हैं और ये तो कांस्टेंट का काम कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए, जब भी आप इसे क्रिटिकल वैल्यू निकालते हो तो हमेशा X को पॉजिटिव करते हो, तो आप H को पॉजिटिव करते हैं। H को पॉजिटिव करने के लिए आप में से कई जने इसे रूट 3H माइनस L लिखते हैं, और ये तो रूट 3H प्लस L प्यार से बन जाता। अब आपकी H की जो वैल्यू निकलती, उसके चक्कर में माइनस का पाई बाई 3 निकलता कि नहीं निकलता? अगर माइनस का पाई बाई 3 निकलता तो आपका जो H का वैल्यू है वो कितना निकलता? एक तो L बाई रूट 3, एक माइनस L बाई रूट 3, लेकिन उसके कारण ये साइन सारे चेंज हो जाते हैं। वही सबसे खतरनाक स्टेप था। ये प्लस होता, ये माइनस होता, ये प्लस होता, और सॉरी यार वापिस वहीं आ गया मैं, हाँ, ये माइनस होता, ये प्लस होता और ये माइनस होता। अब आपको पता है प्लस से माइनस यहां मैक्सिमा चढ़ता, आई का नहीं पकड़ में? अरे नहीं, वो एक अलग इश्यू है। हाँ, वो आप कह सकते हो कि हाँ मेरे को उसके कारण शक हो सकता है। हाँ, नहीं, इक्वल टू उधर करके, जब भी आप इक्वल टू उधर करोगे, याद है क्वेश्चन हमारा हुआ था, मैंने आपको दिखा था x की बार 25 और ब्रैकेट में 1 माइनस x की बार 75 करवाया था कि नहीं? इसके अंदर मैंने आपको शो करा था, मैंने कहा था कि अगर इक्वल टू 0 करा होता तो मैं माइनस का पता भी नहीं चलता। हाँ, अब वो कुछ भी कह लो, आप आपके सामने गया ही था ना, और आपने जाने ही दिया था ना। आप ये भी तो देखो, h की वैल्यू समझ में आई। एनीवे, तो ये L बाई रूट 3 आने से क्या होगा? अच्छा, अब एक मिनट, जरा आप में से कोई मेरे को बता ही दे, चलो cos थीटा की वैल्यू बोलो आप, आज बोल दो आप। अरे उसको देख के cos थीटा बोल दो ना यार, क्या बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज H अपॉन L कर दूं? हाँ या ना? और H की जगह कितना? L बाई रूट 3, और यहाँ पे कितना? L से L काट दूं, 1 बाई रूट 3, और cos थीटा बराबर 1 बाई रूट 3, तो tan थीटा, ओह माय गुडनेस, tan थीटा मेरे को नहीं पता, आप बताओगे जैसा लिख दूंगा मैं तो। अरे बेस आपका, सोचो, बेस आपका 1 है, हाइपोटेन्यूज आपका रूट 3 है, तो आपका परपेंडिकुलर कितना हो गया? रूट 2, हाँ या ना? तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आंसर tan थीटा बराबर रूट 2 हुआ। हाँ भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे थे अपन लोग, फटाफट जा जाओ, एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन बाकी है, ठीक है, और बहुत जरूरी है आप में से कई बच्चों के लिए। आए करें बात इस पे भी, लिखिएगा फटाफट से। तीसरा क्वेश्चन, ए टेंजेंट इज ड्रॉन ऑन सर्कल, ए टेंजेंट इज ड्रॉन ऑन सर्कल एट पॉइंट P, a tangent is drawn on circle at point P. A chord QR
A chord QR is parallel to the tangent. A chord QR is parallel to the tangent. Find the maximum. Find the maximum possible area of the triangle PQR. Find the maximum possible area of the triangle PQR when radius of the circle is 2 unit. When radius of the circle is 2 unit. हाँ भाई, when radius of the circle is 2 unit, है ना। आप बिल्कुल उस पर दिमाग मत लगाएं, आप तो ये पढ़ ले, इसकी हिंदी कर ले तो आप इतना बता दोगे। हाँ भाई, पहली बात, कहानी किसके ऊपर है? सर्कल के ऊपर है ना। अच्छा, कहानी आपकी सर्कल के ऊपर है। लीजिए साहब, सर्कल बना लिया। अच्छा, एक और बात बताओ, सर्कल अगर अपने बना लिया तो सर्कल में कह रहा है कोई पॉइंट P है, हाँ या ना, कोई पॉइंट P है, उस P पे एक टेंजेंट ड्रॉ करा जा रहा है। कर दूं? अगर मैंने पॉइंट P पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, देखो मैंने ये पॉइंट P पकड़ा, इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। अच्छा, अब एक कॉर्ड QR मैं कहीं भी ले सकता हूं, मेरी इच्छा है। उसने मेरे को फ्री हैंड छोड़ दिया कि QR तेरी मर्जी जहां ले। लेकिन अगर मैंने कॉर्ड यहां ले ली, जैसे सपोज करो यहां ले ली, ठीक है, सुना, अगर मैंने कॉर्ड यहां ले ली तो मेरा जो ट्रायंगल बनेगा PQR यो बनेगा, हाँ या ना। तो ये ट्रायंगल का कुछ ना कुछ एरिया होगा। लेकिन वो कह रहा है एरिया इस तरह से रखो कि आपका एरिया हमेशा कैसा है? मैक्सिमम आए। तो मैक्सिमम एरिया तभी हो सकता है जब मैं इस पॉइंट पे बनने वाले टेंजेंट के पैरेलल कॉर्ड खींचूं। अगर मैंने पैरेलल कॉर्ड खींची तो मेरे को पता है इस टाइम पे ये जो मेरा जो डायग्राम बनेगा, कौन सा वाला, ये जो ट्रायंगल बन करके मेरे सामने आएगा, ये ट्रायंगल का एरिया अपने आप में मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि मैंने कॉर्ड तो बराबर रखी है, मैंने बेस इसका और इसका, ये और ये बेस सेम है। तो ट्रायंगल में बेस के सिवा किस चीज का फर्क पड़ता है? हाइट का। और आप में से सभी को पता होगा कि जैसे ही दो लाइनें आपस में एक दूसरे के पैरेलल होती है, हाइट सबसे ज्यादा मिलती है। इस समय पर ये जो हाइट मिल रही है मेरे को, वो हाइट इतनी सी है, और अभी जो हाइट मिल रही है वो कितनी मिल रही है? अच्छी खासी मिल रही है। क्या कहते हो आप? तो कहने का मतलब ये कि इन केस अगर मुझे मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल बनाना है तो मेरे लिए बेस्ट ये रहेगा कि मेरे को जो कॉर्ड बन रही है वो इस तरह से रखी जाए कि वो टेंजेंट के पैरेलल आ जाए। क्या मेरी बात समझ गए? बोल नहीं रहा यार, पक्का समझ गए ना? हाँ भाई, अगर आप मेरी बात समझ गए तो फिर यही बात आपको, बस यही बात आपको वहां पे समझनी है। और फिर तो क्या है, फिर तो एक सिंपल सा डायग्राम बनाऊंगा, है कि नहीं? और मैं ऐसा मानूंगा कि मेरे यहाँ के बच्चे सबसे समझदार है। और ये लीजिए साहब, कॉर्ड ऐसा हो जाएगा, ट्रायंगल दिखा दूंगा दुनिया को कि लो भाई ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं भाई? अच्छा, इसका सेंटर भी होगा कहीं ना कहीं। और तकदीर क्या होगी? तकदीर होगी कि ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, यही इसकी हाइट भी होगी। खास बात, ये जब हाइट होगी ना, तो आप में से हर एक जने को पता होगा आज के दिन ये इसका आर है। क्या कहते हो आप? इसी प्रकार से ये भी इसका आर है और ये भी इसका आर है। क्या आप ये बात मान गए? अच्छा, आप में से कितने लोगों को लगता है कि इन केस अगर भाई दो मैं इसको किसको लें? इस वाले को ले लेते हैं अल्फा। सपोज करो मैंने इस वाले एंगल को अल्फा ले लिया। अगर मैंने इस वाले एंगल को अल्फा ले लिया तो मुझे ये पता चल गया कि ये आर कॉस अल्फा हो गया। क्या कहते हो आप? अच्छा, अगर ये आर कॉस अल्फा हो गया तो ऑटोमेटिकली वो वाला भी आर कॉस अल्फा हो गया। आप में से कितने लोगों को लगता है ये आर साइन अल्फा हो गया? तो ये टोटल हाइट जो हो गई आर प्लस, वेरी गुड। और आप में सभी को ये भी आइडिया पड़ गया कि एरिया इज इक्वल टू हाफ बेस की वैल्यू 2r cos अल्फा, श्योर। इनटू के अंदर कितनी हाइट इज इक्वल टू r प्लस r साइन अल्फा। ये बात समझ में आई या नहीं आई? अच्छा, पूरी कहानी में से कोई भी झटके से पहले तो दो का सल्टाएगा, r और r कॉमन ले लेगा तो फाइनली r स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे बन जाएगा cos अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू cos अल्फा। क्या कहते हो आप? हाँ या ना? फिर कोई भी चाहेगा कि सर एक और काम कर लो कि cos अल्फा तो लिख ही रहे हो, थोड़ा खूबसूरत लिख लो सर, sin 2 अल्फा बाई 2 कर दो और क्या होगा? हाँ या ना? अब आपको सबको पता है रेडियस तो गिवन है, रेडियस 2 है, याद है ना? रेडियस 2 है, इसका अंदर रेडियस तो गिवन है, तो बदल क्या सकता है? अल्फा। तो मैं अगर भाई तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो किसके रेस्पेक्ट में करूंगा? डी बाई डी अल्फा करूंगा कि नहीं करूंगा? सबको ये भी बदल के आर स्क्वायर तो बाहर बैठेगा। कॉस अल्फा का डेरिवेटिव आपको नहीं आता, मत बोलना। साइन अल्फा प्लस में साइन 2 अल्फा का आपको आता है, तो कितना हो जाएगा? 2 cos 2 अल्फा और डिवाइड बाई 2, हाँ या ना? फिर इक्वल टू 0 भी आएगा, 2 से 2 भी काटोगे, क्या? अरे
अब की बार अपन कुछ कॉमन नहीं ले रहे ना। हाँ, इक्वल टू 0 तो तब जब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे लफड़ा कर रहा होता है ना। अगर भाई तो अपन प्लस माइनस प्लस करने के मूड में होते तब इक्वल टू 0 नहीं लेते है ना। हाँ भाई, एनीवे अपन चले आगे। तो आपको बताइए इन दोनों की मल्टीप्लाई 0 दे रही है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई 0 दे रही है, जिसमें ये तो कांस्टेंट है। तो फाइनली ये फंस गया। इसको बताना है कि cos 2 अल्फा इक्वल टू sin अल्फा कब होना है। अब मेरे को भी नहीं पता कब होगा, अब आप मेरे को बताने वाला कब होगा। ओ माय गॉडनेस, कैसे करें? 30 डिग्री पे पक्का ऐसा भी सोच सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आइडिया है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, चलो इक्वल टू में कितना साइन अल्फा। अब क्या करूं बोलो, किसको टी मान लो, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करूं। और कोई रास्ता भी सूझ रहा हो तो नहीं? अरे चलो ऐसा चल लेते ना, आपके लिए मैं इतना तो कर सकता हूँ, है कि नहीं? इसमें कोई मेरे को डाउट नहीं है। आप इतना अगर बाय द वे इतना दिमाग लगा रहे हो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू में कितना साइन अल्फा। फाइनली मैं कह सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में कितना साइन अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। हाँ या ना? आप में से कई लोगों को पता इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2 साइन स्क्वायर अल्फा और इसके टुकड़े कैसे करे जाएं? 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। हाँ या ना? इन दोनों में कुछ कॉमन आ सकता है जो थोड़ा मुश्किल होगी आपको। 2 साइन अल्फा, अंदर क्या बच गया? अच्छा, और यहां से माइनस 1 कॉमन ले लू क्या? साइन अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आप में सभी लोगों को पता लग गया कॉमन क्या आया। फाइनली कॉमन आया साइन अल्फा प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 साइन अल्फा इक्वल टू 0। इससे मतलब समझ में आया कि या तो साइन अल्फा माइनस 1 होगा और ये बताता है कि या फिर साइन अल्फा हाफ होगा। हाँ या ना? अगर साइन अल्फा माइनस 1 हो गया तो अपने से कई लोगों को पता होगा कि थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2 होगा। हाँ या ना? या तो माइनस पाई बाय 2 या 3 पाई बाय 2, जल्दी सोचा करो आप। हाँ या ना? और दोनों ही संभव नहीं है क्योंकि एंगल माइनस में हो नहीं सकता और 3 पाई बाय 2 बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। हाँ या ना? तो इसको टाटा कर दूं, है ना? सॉरी यार। अच्छा, साइन अल्फा इज इक्वल टू हाफ कब हो सकता है? अल्फा इज इक्वल टू 5/6 या फिर 5/6, और 5/6 भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसको भी टाटा कर देते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू 5, जो 5/6 जो आप पहले ही सोच रहे थे सही था वो नहीं है, अभी भी वहीं पहुंचाओ मैं। बस अब आप मेरे पे उंगली नहीं उठा सकते। पहले आप कहते हैं कि कुछ ज्यादा ही जल्दी हो गया। एक सेकंड, मैं बाद में बात करूं। हाँ, अल्फा इज इक्वल टू 5/6 हो गया, तो टाइम खराब कर रहा है। हाँ भाई, अल्फा की वैल्यू अगर अपन 5/6 लेंगे तो अपना क्या होने वाला था? अच्छा, अपन करने क्या वाले थे? नहीं, हमारे को प्रूव क्या करना था? मैक्सिमम एरिया, ये निकालना था क्या? हाँ, तो ये तो ध्यान में रखे ना। तो एरिया तो बताओ, एरिया कितना आएगा? रख दो वैल्यू। एरिया की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ रही है? आर स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर इंटू में कितना cos 5/6 प्लस में कितना साइन अल्फा माने साइन 5/6 इंटू cos 5/6। कर लेंगे आगे तो बिल्कुल लग जाइए और कॉपी कर लीजिए, ठीक है ना? लेकिन फिर भी मैं आपको एक और बात बताता हूं, जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं ना, उनमें से कोई एक क्वेश्चन कभी आपकी शीट में मदद कर दे तो कर दे, बाकी बिल्कुल शीट एकदम अलग प्लेटफॉर्म पे चलती है ना? तो इसका बेस्ट जरिया है कि आप एक काम कीजिएगा, आपकी शीट उठाइए, ठीक है, और आप मेरे साथ एक एक क्वेश्चन पे फाइट मारिए, हर क्वेश्चन पे, ठीक है? आपकी शीट आप मत कीजिए, आप मेरे साथ सॉल्व कीजिए, ठीक है? क्या हमारी कभी इस बारे में बात नहीं हुई कि ये एक पैराबोला है, ये कॉर्ड है, हाँ या ना? इस पूरी कहानी में इस पैराबोला पे कोई ऐसा पॉइंट बताओ जो इस कॉर्ड से मैक्सिमम डिस्टेंस पे हो। मेरे को अगर ये पता करना हो कि इस पैराबोला पे कौन सा ऐसा पॉइंट है विच इज एट द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम दिस कॉर्ड, तो मैं क्या करूंगा? क्या ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है? विच वन इज एट द मैक्सिमम डिस्टेंस? द पॉइंट वेयर कॉर्ड इज पैरेलल टू दिस लाइन, दैट विल बी एट द मैक्सिमम डिस्टेंस। क्योंकि मैक्सिमम डिस्टेंस बोलना अच्छा लगता है, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस बिकम मिनिमम डिस्टेंस। याद है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज एक्चुअली द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस।
बात वही है, बिल्कुल उल्टी बात है। शॉर्टर डिस्टेंस बिकम्स द मैक्सिमम डिस्टेंस। आप सोचो ये वाला डिस्टेंस जो है वो ऑब्वियसली कम है, ये वाला डिस्टेंस इज ऑब्वियसली, ये सब जब सबसे कम है ना, और इनमें इन पे सबसे ज्यादा डिस्टेंस कहां मिल रही है, जहां पर ये इसके पैरेलल हो रही है। सुपर्ब कांसेप्ट है इस पूरी कहानी का, ठीक है। ये चीज आपको स्ट्रेट लाइन में सिखाई गई होगी ना, वो याद दिलाओ स्ट्रेट लाइन में कहां सिखाई जाती है। कोई दो लाइनें, वो लाइनें जहां एक दूसरे को क्रॉस ओवर करती हैं, वो जो पॉइंट मिलता है बाहर के किसी पॉइंट से, इन दोनों से कितनी लाइनें गुजर सकती हैं, इन दोनों के इस इंटरसेक्शन पॉइंट से? इनफाइनाइट। कौन सी ऐसी लाइन है ना, कौन सी ऐसी लाइन है जो इसमें से गुजरे, ठीक है, और इस पॉइंट से मैक्सिमम डिस्टेंस को? तो देखो जरा, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसकी इससे डिस्टेंस ये वाली है, इस लाइन की डिस्टेंस ये वाली है, राइट है भाई। अगर मैं इसी लाइन को आगे बढ़ाता हूं तो इसकी डिस्टेंस ये वाली है, अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ाता हूं तो इसकी डिस्टेंस ये वाली है, अगर मैं इसकी डिस्टेंस बढ़ाता हूं, है ना, तो इसकी डिस्टेंस ये वाली है, दिख रही है आपको। अगर मैं इसकी डिस्टेंस को आगे बढ़ाता हूं तो ये डिस्टेंस है। तो आप बताइए इनमें जितनी भी डिस्टेंस है वो मैक्सिमम डिस्टेंस कब आएगी? जब वो लाइन जो होगी, वो लाइन बिल्कुल इसको और इसको मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर हो जाएगी। आपको पता है, द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग बोथ द पॉइंट्स, दैट लाइन विल बी एट द मैक्सिमम डिस्टेंस। तो एक्चुअल में मैक्सिमम डिस्टेंस थोड़ी ना है, एक्चुअल में आपको तो पता ही होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द मिनिमम डिस्टेंस। वापस घूम के आप वहीं आगे आ जाओ। एनीवे अपन बिल्कुल भी, मेरे पास समय नहीं है। जब हाँ, तो मैंने लास्ट में 2 लिया है आर की जगह। नहीं, प्रूव नहीं करना था, वो गिवन है, तभी तो अपने आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं किया। हाँ भाई, मैं थोड़ा और चलूं आगे। क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन है, ए दे रखा है -2,3, बी दे रखा है -1,1, सी दे रखा है x,y, डी पॉइंट दे रखा है 2,7, ठीक है ना। लाइज ऑन, फटाफट आइएगा, लाइज ऑन y = ax² + bx + c, ठीक है ना। फाइंड C for which area of quadrilateral ABCD is minimum, is maximum। है ना भाई, याद आया कभी किसी टाइम का बच्चा होता? अब हाँ, ये शीट का मैंने उस समय बोला था गलत जगह का क्वेश्चन है, ठीक है। अब आइएगा जरा, आप में से हर एक जने को पता है कि इस तरह के कर्वेचर में यही हो सकता है, नहीं है? अच्छा, आप में से कितने लोगों को पता है कि अपने पास में इस इक्वेशन में कितने अननोन क्वांटिटीज हैं? 3 अननोन क्वांटिटीज के लिए कितनी इक्वेशनों की जरूरत है? 3 इक्वेशनों की जरूरत है। आप में से हर एक जने को ये तो समझ में आ गया होगा कि fx = हमारे को दिख रहा है ax² + bx + c। अगर ये पॉइंट अपने आप में, ये जो ग्राफ है ये अपने आप में a पॉइंट को होल्ड करता है, तो मुझे x की जगह पे -2 रखने पर y की वैल्यू 3 मिलनी चाहिए। तो x की जगह जब मैं -2 रखूंगा तो x की जगह -2 रखते ही बन जाएगा 4a - 2b + c = कितना? 3 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? जब मैं पॉइंट b रखूंगा तो x की जगह कितना रखने पर, -1 रखने पर y की वैल्यू 1 आएगी। तो x की जगह जैसे मैं 1 रखूंगा ये a - b + c बन जाएगा, और यहाँ पे 1 आ जाना चाहिए। और जैसे मैं c पॉइंट रखूंगा तो c तो xy है, तो मैं c ना रख करके d रख लेता हूं। अगर मैं d रख लूंगा तो ये पॉइंट 2,7 पे 7 आएगा 2 रखने पर, तो ये हो जाएगा 4a + 2b + c। हाँ या ना? क्या मैं इन सबको सॉल्व कर सकता हूं? जब मैं इनको सॉल्व कर लूंगा तो मेरे पास a, b, c तीनों की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है ना। यहाँ मैंने आपका समय बचा लिया। अगर बाय द वे एबीसी की वैल्यू 1 आ जाएगी तो आपको पता चल गया कि जो कर्व है, एक्चुअल कर्व जो है वो अपने आप में कितना आ गया? y = में x² + x + 1 आ गया। अच्छा, अब इसमें भी मेरे को ही पता है कि मेरे पास में ABCD में 3 पॉइंट तो गिवन है। अगर वो 3 पॉइंट गिवन है तो उसमें पहले पॉइंट को मैं A को यहां शो कर दूं, कहीं भी शो कर देता हूं, कर दूं। अच्छा, B पॉइंट जो है -1,1 है उसको भी मैं यहां शो कर देता हूं, कर दूं, कर दिया।
अच्छा सी पॉइंट वेरिएबल है, सी पॉइंट को यहां रख लूं x, y? हाँ यार। अच्छा डी पॉइंट भी कहीं दिखा लेता हूं 2,7। लो साहब मैंने दिखा लिया है ना भाई। अच्छा अब आप में से कितने लोगों को पक्का यकीन है कि मेरे पास अगर 3 पॉइंट गिवन है तो वो 3 पॉइंट तो फिक्स ट्रायंगल तो बना देंगे ना? इस ट्रायंगल का एरिया तो कभी नहीं बदलेगा क्योंकि ये तीनों पॉइंट तो रुके हुए हैं, फिक्स पॉइंट है। तो इसका मतलब ये कि मुझे जो भी x और y रखना है वो मैं रोटेट कर सकता हूं। और अगर मुझे इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया मैक्सिमम करना है तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया मैक्सिमम तो तब होगा जब इस ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम होगा, हाँ या ना? तो ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम करने की देर है, जिसमें मुझे पता है कि बेस सेम रहेगा। अगर बेस सेम रहेगा तो एरिया मैक्सिमम तब आएगा जब इसकी हाइट सबसे ज्यादा होगी, और हाइट सबसे ज्यादा तब होगी जब वो इस कॉर्ड के पैरेलल होगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है ना? तो मैं ये कह सकता हूं कि सी पॉइंट जो है वो मेरे को इस तरह से अज्यूम करना पड़ेगा कि वो इस लाइन के, माने कौन सी लाइन के, डी और बी है ना, बीडी लाइन के पैरेलल हो जाए। नहीं यही बात समझ में आ गई ना? तो कहने का मतलब ये कि सी पॉइंट विल लाई ऑन द पॉइंट वेयर द कॉर्ड, वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड बीडी। विकेश समझ में आ गई बात? तो इसका मतलब ये कि मेरे को अपनी तरह से पॉइंट ये लेना चाहिए, बस दैट्स इट। और यही कहानी हो जाएगी हर बार की। सही है? तो अपन इस तरह से देख लेंगे, लिख लेते हैं हम इस बात को, लिख दूं? हाँ बस आपको इतना सा कॉपी करना है। अब मैं आगे चलता हूं, है ना? तो क्या है कि एज एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा वाला, ABD इज फिक्स्ड, सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल विल बी मैक्सिमम when area of triangle, ठीक है ना, when area of triangle BCD will be maximum, ठीक है ना, which is possible when tangent at C is parallel to chord BD, हाँ या ना? अच्छा अब आप में से कितने लोग मेरे को बता सकते हैं कि सी पर मैं कैसे पक्का करूं कि सी पे बनने वाली टेंजेंट इसके पैरेलल है? अरे सी पे स्लोप कैसे निकालूं? हाँ, सी पर स्लोप जो निकलेगी वो कैसे निकलेगी? डिवाइड एक्स है। किसका डिवाइड एक्स? कर्व का। और कर्व की डिवाइड एक्स कितना है? 2x+1, हाँ या ना? और आप में से कितने लोग बता सकते हैं स्लोप ऑफ BD कैसे निकालूं? बोल दो। तो 7 - 1 बोले तो 6 और 2 + 1 3, माने कितना आ गया? 2। सही है कि नहीं? और अगर देखा जाए तो मैं स्लोप को इक्वल कर दूंगा, तो कहने मतलब 2x+1 = 2। तो इसका मतलब x = 1/2। निकाल लेंगे कि नहीं निकालेंगे? बस पॉइंट बन जाएगा। x = 1/2 उठा के कर में रख देंगे। सो y = 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 + 1, आंसर आ जाएगा आपका। चलिए अगले पे आते हैं, है ना? ये भी कहानी बन गई। चले आगे लिखिएगा, शो दैट हाइट ऑफ सिलेंडर विच इज ओपन एट द टॉप, ठीक है? शो दैट हाइट ऑफ द सिलेंडर विच इज ओपन एट द टॉप हैविंग अ गिवन सरफेस एरिया, which is open at the top having a given surface area show that height of the cylinder which is open at the top having a given surface area and greatest volume, given surface area and greatest volume ठीक है, is equal to the radius of the base, is equal to the radius of the base, is equal to the radius of the base,
लिख लिया आपने, इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द बेस। हाँ भाई, अब पूरी कहानी को जरा थोड़ा फटाफट से इस नजर से देख लीजिएगा। आपने अगर बाय द वे इसकी इंग्लिश में मात खा ली तो हम मर गए। इंग्लिश की पहली लाइन है इस क्वेश्चन की, शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर, और लास्ट लाइन है इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द बेस। मैंने आपको प्रूव करना है एच इज इक्वल टू आर। एच इज इक्वल टू आर के लिए आवश्यक कंडीशन ये दो हैं कि वॉल्यूम ग्रेटेस्ट हो और सरफेस एरिया कांस्टेंट हो। मैंने पूरी कहानी में अब की बार वो सिलेंडर में जानबूझ के किसकी एंट्री कराना चाहता है, सरफेस एरिया की। जैसे उस टाइम पे वो गिवन स्लैंट हाइट की एंट्री करवा गया था। हालांकि सबको पता है कि वॉल्यूम के, ध्यान रखना, आपको वॉल्यूम, अगर को वॉल्यूम को ग्रेटेस्ट करना और ये गिवन है तो कैसे भी करके वॉल्यूम के जो भी वॉल्यूम का जो फार्मूला होगा, वॉल्यूम के फार्मूले में मैं स्लैंटेड ना सरफेस एरिया दिखना चाहिए। हाँ, फिर आप जाकर के बात करोगे, फिर जाकर डिफरेंशिएट होगा। इसका मतलब ये फिर डिफरेंशिएट होगा, ये आप समझ जाओ पहले से ही। ऐसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, वॉल्यूम से कोई लेना देना नहीं है। आपको सरफेस एरिया दिया, जानबूझ सरफेस एरिया एंट्री कराओ। और सरफेस एरिया भी कैसा चाहिए, एक ऐसे कैन का, एक ऐसे सिलेंडर का जिसको ऊपर का हिस्सा गायब है। और आपको ये पता होना चाहिए, पहली बात तो अगर मैं आपसे बोलूं कि वॉल्यूम कितना होता है, पहले तो वॉल्यूम याद कर लो आप, पाई आर स्क्वायर एच। ये तो बात पक्की है ना, इसमें या तो आर होता है या एच होता है ना। अब आपको दोनों में से किसी की एक की बात हटानी पड़ेगी। आपको लास्ट में एच बराबर आर प्रूफ करना है, ये बात तो आपको दिख रही है ना, तो कोई एक जना हटेगा। अब आप सरफेस एरिया पे आ जाओ। अगर आपको याद आ जाए सरफेस एरिया को मैं एस कह दूं, हाँ है ना, तो सरफेस एरिया इज इक्वल टू किनारे वाली साइड, किनारे वाली शीट होती है पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एच। कितनी होती है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ठीक है, 2 पाई आर एच। और वो नीचे वाला जो हिस्सा है वो पाई आर स्क्वायर। श्योर है भाई? हाँ भाई। अब मेरे को कैसे भी करके एंट्री करानी है साहब, कोई एक जना हटेगा। कैसे हटाऊं, एच को हटा दूं, किसको हटाऊं, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू चिपका दूं? नहीं पॉइंट टू बी नोटेड है, खतरनाक चीज है। किसकी एंट्री कराऊं, एच की हो सकती है अभी तो, आर की तो देखो मैं आपको दिखाऊं। मान लो आर की कैसे वैल्यू निकालोगे, मैं दिखाता हूं आपको। अगर आपने क्या किया, आर की वैल्यू निकाली तो आप आर स्क्वायर कॉमन निकालोगे, हाँ या ना। अगर मान लो आपने आर ही कॉमन निकाला, नहीं सर अपन तो एक काम करते हैं 2 पाई एच, ठीक है, और प्लस का पाई आर। तो देखो जरा, आर की जो वैल्यू निकलेगी उसमें आर वापस जाएगा, नहीं आएगा, नहीं होगा। अब आपके पास में एक ही रास्ता बचता है, क्या, एच हटेगा भाई, एच यार सॉरी, हाँ क्या करें, है ना, एस माइनस पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई नीचे 2 पाई आर इज इक्वल टू कितना, एच 2 पाई आर। थोड़ा अच्छे से लिख दूं, आएगा नहीं पकड़ में? हाँ, ऐसा आपको ऑन द स्पॉट डिसाइड करना पड़ेगा कौन एकदम क्लीन हटेगा। फिर आपको बदल गया, ये हट गया भाई, ये तो पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कितना चल रहा है, एस माइनस पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई नीचे कितना 2 पाई आर। ये यहां तक तो हो गया। अब पाई से पाई हटा लो स्मूथली, जो हटता जा रहा है हटाते जाओ। अब आपके पास फाइनली क्या रह गया, आपके पास फाइनली रह गया 1/2 बाहर ब्रैकेट के अंदर रह गया एस आर माइनस में पाई आर क्यूब, राइट है भाई, एस आर माइनस का पाई आर क्यूब। अभी तक आपके पास वी चल रहा है। अब आपको क्या करना है, डीवी बाई डी एस या डी आर, डी आर, क्योंकि सरफेस एरिया गिवन है साहब, एस के रेस्पेक्ट में नहीं होता, डी बाई डी आर। अगर आपने डीवी बाई डी आर करा तो आपको पता है 1/2 तो बाहर है, एस आर में एस कांस्टेंट, आर का डेरिवेटिव 1 हो गया, माइनस में कितना हो गया 3 पाई आर स्क्वायर, हुआ कि नहीं हुआ, इक्वल टू कितना 0। अब जैसे आप इक्वल टू 0 करोगे, एस की वैल्यू कितनी चमक गई आपको, बहुत बढ़िया, एस की वैल्यू चमक गई 3 पाई आर स्क्वायर, हाँ या ना, एस इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। और एस कितना लिया था आपने, अरे बोलो ना, एस कितना था, लिख दूं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, देखो कितना बोल रहे हैं आप लोग, 2 पाई आर एच प्लस में कितना पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर, लिख दूं भाई? हाँ भाई, इस पाई आर स्क्वायर को उधर ले जाऊं तो इज इक्वल टू में कितना 2 पाई आर एच, और आप में से किसी को बुरा लगे 2 पाई कैंसिल आउट, आर से आर गया तो एच बराबर आर। हो गया कि नहीं हो गया, प्रूफ हो गया, प्रूफ। इसका मतलब हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ द बेस। क्या मुश्किल काम कर रहे हैं बताएं आप, बस आपको स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए, मेरे को यही हटाना है ना। अगली बात स्ट्रेटेजिकली कह लो आपको मैंने, देखो ये इसे कहते हैं दिमाग, बस ये है आप, ये आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए।
कि कहानी में ये था, सर ने एक लाइन लिखाई थी, उस पर सारे क्वेश्चन बनते हैं। गिवन को कांस्टेंट रखो और नजर रखो कहानी में वो किसके फार्मूले को किस में डाल रहा है। डिफरेंशिएट करते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा रहा हूं, ये जीरो रखना है, बस वहां गलती कर सकते हो और कहीं गलती नहीं होती आपसे, ठीक है। और हमारी शीट के क्वेश्चन में से आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वो बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट है, उसकी कहानियां बिल्कुल अलग चलता है, वो उसका अलग ही हिसाब किताब है। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ भाई लिखिएगा। फ्यूल चार्जेस, अच्छा लिख रहे हो क्या? हाँ आराम से, टेक योर टाइम। फ्यूल चार्जेस फॉर रनिंग अ ट्रेन, fuel charges for running a train are proportional to square of the speed generator, are proportionate to ठीक है ना। फ्यूल चार्जेस फॉर रनिंग अ ट्रेन आर प्रोपोर्शनेट टू स्क्वायर ऑफ द स्पीड जनरेटेड, स्क्वायर ऑफ द स्पीड जनरेटेड, ठीक है भाई। अच्छा, एंड कॉस्ट 40 एंड कॉस्ट ₹48 per hour एंड कॉस्ट रुपीज 48 per hour, ठीक है ना, एट 16 miles per hour, at 16 miles per hour, लिख लिया। The most economical speed लिख लिया। The most economical speed if the fixed charges like salaries etc., if the fixed charges like salaries etc. amount 300 rupees per hour, 300 rupees per hour, ठीक है। बस ये बताना है द मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड क्या रहेगी भैया। हाँ भाई, अब आप दिमाग इधर लगाओ, देखो जल्दी से, क्या है ना, मैं ये इसको मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचना, पुल ऑन नहीं करना ज्यादा। हाँ भाई, पूरी कहानी को समझ लें। नहीं आया? कहानी क्या है सुनना भाई। देखो ऐसा है, कोई स्टीमर चला रहा है, तो स्टीमर चलाते समय उसका एक ही खर्चा नहीं होता कि जितना तेल लग गया उतना ही खर्चा अपना, भाई वो ड्राइवर को सैलरी भी देगा, और ड्राइवर को सैलरी वो पर आवर में दे रहे हैं। तो भाई तू 1 घंटा चलाएगा तो 1 घंटे की सैलरी मिलेगी, 1.5 घंटा चलाएगा आधे घंटे की एक्स्ट्रा मिलेगी तेरे को। तो पहला लफड़ा ये है कि टाइम कितना कैलकुलेट हो रहा है, राइट है ना। तो टाइम इज इक्वल टू में कितना होता है, टाइम इज इक्वल टू में ये आप में से कई लोगों स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हाँ है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहां लगा लो भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छा, स्पीड को अपन लोग v कह देते हैं, डिस्टेंस माने डिस्प्लेसमेंट, उसको मैं s कह दूं तो s/v हो गया मेरे लिए। कितना हो गया? s/v। अच्छा, एक और पॉइंट भी मेरे को अभी भी ध्यान आया कि फ्यूल चार्जेस जो है वो प्रोपोर्शनेट है स्पीड के स्क्वायर के। तो जब भी प्रोपोर्शनेट का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट लगता है। तो हमें सभी लोगों को ये बात भी समझ में आ गई होगी कि फ्यूल चार्जेस जो है वो 48 रुपए प्रति घंटे के, अरे जितना फ्यूल लग रहा है वो कितना लग रहा है, 48 रुपीज प्रति घंटा। और k अगर मैं लगा के चलता हूं तो k इंटू में स्पीड का स्क्वायर, स्पीड की वैल्यू हम लोगों ने कितनी सोच रखी है 16, तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास कांस्टेंट जो k आ रहा है उसकी वैल्यू आ रही है 48 डिवाइड बाई 16 इंटू 16। तो कहने वाला आंसर कितना आ रहा है 3/16, वो हमारे लिए k हमेशा फिक्स है, हाँ या ना। अब चलते हैं टोटल कितने खर्चे हो रहे हैं, टोटल जो एक्सपेंसेस जो मेरे लिए लग रहे हैं क्या लग रहा है। अब आप एक्सपेंसेस जोड़ो, एक्सपेंसेस लग रहा है ना, फ्यूल का प्लस ड्राइवर का, ठीक है ना, किसका, फ्यूल का प्लस
ड्राइवर का। और फ्यूल का एक्सपेंस लग रहा है कांस्टेंट के 3/16 इंटू में वेलोसिटी v का स्क्वायर। अरे बोला ना आपने ही तो बोला kv स्क्वायर। इतना तो अपना क्या लग रहा है फ्यूल का चार्जेस, प्लस ड्राइवर का पैसा कितना लग रहा है 300 इंटू में जितना टाइम वो लगाएंगे। भाई 1.5 घंटा लगाओगे तो इतना लग जाएगा, इतना पेट्रोल लग जाएगा, इतना ड्राइवर लग जाएगा, उतना टाइम हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। तो बस पूरी कहानी के अंदर अगर देखा जाए तो एक ही चीज अटक रही है, टाइम। तो 3/v² प्लस के अंदर कितना 300 इंटू के अंदर टाइम इज इक्वल टू में कितना था s/v। तो जैसे मैं s/v करूंगा मेरी वैल्यू आ जाएगी। और ये जो मेरा आ रहा है एक्सपेंसेस आ रहा है इसे मैं e कह देता हूं। अगर मैं इसे e कह देता हूं तो मुझे क्या करना है de डिवाइड बाई dv। अगर मैंने de डिवाइड बाई dv करके उसका मिनिमाइज कर दिया तो मेरे पास मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड आ जाएगी या सबसे कम पैसा लगने वाले खेल आ जाएगा। तो मैं पूरी कहानी में पीछे पड़ा हुआ de डिवाइड बाई dv के। अगर मैंने मल्टीप्लाई कर लिया पहले से इसको तो मुझे पता है कि मेरे लिए पूरी कहानी में 3/16 कॉमन, ठीक है। s डिस्टेंस बदलने वाली नहीं, डिस्टेंस तो वही रहेगी, सिर्फ वेलोसिटी कम ज्यादा हो सकती नहीं। तो वेलोसिटी के लिए जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इट इज s/v। अरे जिस दिन इससे मल्टीप्लाई होगी तो उस दिन क्या होगा s/v होगा ना। तो s तो कांस्टेंट है और v का 1/v का -1/v²। ओह माय गुडनेस, सॉरी। हाँ भाई, तो कितना हो गया s और जो v से v कटा v का 1। अच्छा, प्लस अगले वाले के अंदर अगर देखा जाए तो 300 है ना, 300 डिवाइड बाई माइनस का 300 डिवाइड बाई v का स्क्वायर। श्योर है नहीं है। और फिर मैं इसे इक्वल टू 0 कर लूंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। और आगे आप सॉल्व कर लेना, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट बहुत अच्छा है पूरी कहानी के अंदर, खेल बहुत अच्छा है ये कि स्टीमर जब भी चलाएं दो चीजों का ध्यान रखें, ड्राइवर का पैसा आपका है और पेट्रोल भी आपका है। तेज चलाओगे तो ज्यादा खर्चेगा, है ना। अगर आप धीरे चलवाओगे तो समय ज्यादा ले लेगा। एक पॉइंट पे चलाओ जिससे आप बिल्कुल बैलेंस चलो, ना आपका पैसा ज्यादा लगे ना आपका फ्यूल ज्यादा लगे, है ना। जो आपको लगता है कि समय बचा लेंगे अपन तो पेट्रोल ज्यादा खा लेगी गाड़ी, और आपको लगता है कि नहीं साहब अपने को तो इकोनॉमिक निकालनी है तो मर जाओगे, आप टाइम ज्यादा लग जाएगा, ड्राइवर ज्यादा पैसा ले जाएगा, है ना। चलो अब बिल्कुल भी एक पैसे का भी समय नहीं है, ठीक है। हाँ भाई, अब बिल्कुल टाइम नहीं अपने पास में, आ जाओ जल्दी आ जाओ। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। आपकी शीट में सबसे ज्यादा मिलने वाले क्वेश्चंस यही हैं क्यूबिकल इक्वेशन के, ठीक है। अगर ये क्यूबिकल इक्वेशन के क्वेश्चन सबसे ज्यादा हैं तो आपको ये पता होना चाहिए क्यूबिकल इक्वेशन आप में से कई लोगों को रटी हुई है, ax³ प्लस में bx² प्लस cx प्लस d। बस मुश्किल से आप मेरे को 2 मिनट का समय दे दीजिएगा, मैं खत्म कर देता हूं। आपने सभी को पता है जिस दिन आपने इसका f' निकाला ये 2ax प्लस में 3ax² प्लस में 2bx प्लस c निकल जाएगा, जो कि अपने आप में क्या है क्वाड्रेटिक है, हाँ या ना। अगर ये क्वाड्रेटिक है तो इसके कितने रूट होंगे, उनके नाम अल्फा बीटा। अब जरा इधर आइए, ये कौन है आपके सामने क्यूबिकल इक्वेशन को लेकर के मैं आपको पहले से बता देता हूं। हमारे पास में 3 तरह के केस होने वाले हैं। कौन कौन से 3 तरह के केस होने वाले हैं, नाम बाद में लिखूंगा, पहले दिखा देता हूं। क्यूबिकल इक्वेशन में पहला केस हो सकता है जब आपके जो दोनों रूट हैं, जब आपके तीनों रूट डिस्टिंक्ट हो। तीनों रूट कैसे हो डिस्टिंक्ट। तो मैं इसका पहला केस आपको दिखा रहा हूं, 3 डिस्टिंक्ट रूट्स। 3 डिस्टिंक्ट रूट्स, राइट है भाई। तो पहला केस है 3 डिस्टिंक्ट रूट्स। अगर बाय द वे 3 डिस्टिंक्ट रूट आने वाले हैं तो मैं आपको यह भी बता देता हूं कि जो हमने क्वाड्रेटिक निकाली वो किसकी थी, f' की। और आपको पता होगा ये जगह वो है जहां f' कितना है। अगर ये जगह पे f' 0 है तो जहां पे भी f' 0 होगा वहां f' के रूट होंगे। अगर ये f' का रूट है तो यहाँ पे अल्फा होगा और इस जगह पर बीटा होगा क्या नहीं होगा। अब इस थोड़ी सी देर के लिए मैं इसको अल्फा और बीटा के नाम से डराने की बजाय x1 और x2 नाम दे दूं, चलेगा, है ना। तो मैं इधर भी अल्फा और बीटा की जगह पे क्या नाम दे दूं, x1 x2, ताकि हम डरे नहीं। अल्फा बीटा तो थोड़ा तो दूरी बन जाती है, x1 x2 ज्यादा आसान लगेगा। अगर मैंने इसे x1 और x2 नाम दे दिया
तो हमें से कितने लोग मानते हैं कि इस जगह पर जो वैल्यू निकलेगी वो f डैश x1 निकलेगी और इस जगह पर जो वैल्यू निकलेगी वो f डैश x2 निकलेगी? निकलेगी या नहीं निकलेगी? अच्छा, आप में से कितने लोग मुझे ये भी बता सकते हैं, तो ध्यान से सोच के जवाब दिए ना, क्योंकि मैं आपको उलझा सकता हूं एक पॉइंट पे। आया f डैश x1 और f डैश x2 की वैल्यू तो हर बार 0 ही होगी, लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे अगर इस फंक्शन के अंदर वैल्यू रखनी है तो ये जो वैल्यू निकलेगी fx1 निकलेगी और ये वाली जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी? fx2 निकलेगी। क्या आपको लगता है fx1 जो वैल्यू निकलेगी पॉजिटिव होगी और जो fx2 निकलेगी वो? कारण बताओ। अरे एक ऊपर एक नीचे, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा? fx1 इंटू fx2 इज ऑलवेज नेगेटिव। तो जब भी fx1 ऊपर और fx2 नीचे निकले या उल्टा हो जाए तो आपको 100% 3 डिस्टिंक्ट रूट मिलके ही रहेंगे। 100% 3 डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे। अब आपको डाउट हो गया कैसे मिलेंगे सर? हो सकता है कुछ और हो जाए, तो मैं दिखाता हूं। मान लो दूसरा केस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, ये केस होता ही दूसरा केस लॉक हो जाता है। दूसरा केस हो सकता है जब आपको 2 रूट्स मिले हैं, है ना। अब 2 रूट्स कैसे हो सकते हैं वो दिखाता हूं आपको। ऐसा नहीं हो सकता क्या कि किसी क्यूबिकल इक्वेशन में एक रूट टच होकर के निकल जाए? हाँ या ना? अगर ऐसा हो जाता है तो आप में सभी को पता है ये जगह पे x1 और ये जगह पे x2 आ जाएगा, और अब की बार जो fx2 आएगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? 0, और x की वैल्यू कितनी होगी? fx1 की वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव। हाँ या ना? श्योर है भाई? इसकी वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव। तो जिस दिन मैं fx1 मल्टीप्लाइड बाई fx2 करूंगा तो ये वैल्यू कितनी आ रही होगी? 0। तो जैसे ही मुझे fx1 इंटू fx2 की मल्टीप्लिकेशन 0 मिलेगा, मैं तुरंत समझ जाऊंगा कि एक रूट तो अलग है और 2 रूट एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं। क्या आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई बात समझ में? आ गई। अब जरा तीसरे पॉइंट के ऊपर बात करता हूं। तीसरा पॉइंट क्या है? जब मुझे एक ही रूट मिले, एक ही रियल रूट मिले, और अगर ये वाली बात सही है एक ही रियल रूट मिल रहा है, तो आप में से कितने लोगों को लगता है कि जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बन सकता है? क्या आपको ये बात समझ में आई? अगर ग्राफ ऐसा बनेगा तो आपको पता है ये जगह पे क्या होगा? x1, और ये जगह पे क्या होगा? x2। अब की बार जो मिलने वाला fx1 है वो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। और fx2 कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। होगा कि नहीं होगा? और दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा fx1 इंटू fx2, वो कैसा होगा? वो भी पॉजिटिव होगा। तो जब भी मिलेगा fx1 इंटू fx2 पॉजिटिव, मैं समझ जाऊंगा एक ही रूट आया। क्यों? क्योंकि इसका उल्टा सीन क्या हो सकता था? ऐसा भी तो हो सकता था सर, ऐसा भी तो हो सकता था क्यूबिक इक्वेशन। और अगर ऐसा होता क्यूबिक इक्वेशन तो क्या होता सर? मैं कहता देख fx1 की वैल्यू बता कैसी आई, नेगेटिव या पॉजिटिव? fx1 नेगेटिव। अच्छा, और fx2 कैसी आई साहब? नेगेटिव। और दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसा आया? पॉजिटिव। इस केस में भी ऐसे ही हुआ। और अगर ऐसा हो रहा है तो बताओ इस लाइन ने कितनी जगह कट किया इसके ग्राफ ने? एक। तो एक ही रियल रूट बना, बाकी और कुछ केस हुआ ही नहीं। तो इसका मतलब हमारे पास 3 ही तरह के केसेस हो सकते हैं, या तो तीनों डिस्टिंक्ट रूट हो, या 2 रूट्स, या 2 रूट हो जिसमें से 2 रूट्स हो जिसमें 2 रूट जो हो रिपीटेटिव हो। कैसे हो? 2 रिपीटेटिव। रिपीटेटिव माने एक ही जगह पे 2 आ जाए, ठीक है। और यहां कितना है? 1 रियल रूट, ठीक है भाई, 1 रियल रूट। कहानी पकड़ में आ गई? आ जाओ जल्दी, आ जाओ जल्दी। हाँ भाई, एक क्वेश्चन कर लें ताकि मैं जान जाऊं कि आप मेरी बात समझे थे या हाँ हाँ हो गया, ठीक है। एक बार के लिए जरा रुक जाएं। कोई मेरे को बताएगा ये जो इक्वेशन मैंने आपके सामने यहाँ पे प्रस्तुत करी है साहब, ये अपने आप में कैसी इक्वेशन है? क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन सुनते हैं आपके दिमाग में वो एक्सप्रेशन आ गया। अब आप ये बता दो कितने रूट की बात कर रहा है ये? 3। माने पहली फोटो, दूसरी फोटो है, तीसरी फोटो? पहली फोटो। पहली फोटो का दिमाग में आ रहा है? पहली फोटो में एक पार्टी ऊपर थी और एक पार्टी नीचे, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन वॉज नेगेटिव। जहां पे x1 और x2 कौन थे? x1 और x2 पॉइंट थे जहां पर f' x0 आया।
x1 x2 कौन से पॉइंट थे जहां एफ डेस एक्स 0 आया है ना भाई। अब आपको रुको एक मिनट रुक जाओ, आप में से कितने लोगों को जल्दी से एफ डेस एक्स बताना आ रहा है वो बता दो आप। तो इसका डिफरेंशिएशन 3x² माइनस 3 और इसका डेरिवेटिव क्यों 0 क्यों? क्योंकि कांस्टेंट है, याद आ गया। और अगर मैं इसको इक्वल टू 0 करता हूं तो जल्दी से बता दो x की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, 1 और -1 आ सकती है ना। और आपके लिए ये अपने आप में कौन हो गया, x1 और x2। क्या आपको बात समझ में आई? अब की बार ये बता दो कि अगर मैं fx1 पूछता हूं तो कौन बताएगा fx1 फंक्शन में 1 रख दो। अच्छा, इनटू में अगर मैं fx2 निकालता हूं, fx1 इंटू fx2, आओ याद है ना, 3 रूट्स होने पर इन दोनों की वैल्यू कैसी आनी चाहिए थी? 3 रूट्स के लिए इनकी वैल्यू शुड बी नेगेटिव। श्योर है? तो fx1 के लिए मैं फंक्शन के अंदर अगर मैं 1 रखता हूं तो 1 का क्यूब -3 इंटू 1 प्लस के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ ए, ये आया, ये आपका fx1 मल्टीप्लाइड बाई fx2 के लिए -1 माइनस प्लस का 3 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर है, राइट है भाई, और दैट शुड बी नेगेटिव। और आपको सबको पता चल गया होगा इट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर है -2 है ना, मल्टीप्लाइड बाई यहां पे देखा जाए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर है प्लस का 2 कर दो, और ये पूरी वैल्यू कैसे आई, नेगेटिव। इसका मतलब याद है अंदर की ओर, तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर अपने आप में किससे किसके बीच में, -2 से 2 के बीच में। हाँ भाई, अब जिन लोगों को फंक्शन पढ़े हुए जमाना हो गया उनको याद दिलाता इसका मतलब क्या है। एक ऐसा इंटीजर जो -2 से 2 के बीच पाया जाता हो। -2 से 2 के बीच कितने इंटीजर पाए जाते हैं? -1 0 और 1। अच्छा बताओ, -1 के लिए 1 कहां से कहां तक दौड़ेगा? -1 से 0 तक, और 0 के लिए 0 से 1, और 1 के लिए 1 से 2, और 2 पर ओपन हो जाएगा। तो इसका मतलब 1 की वैल्यू अपने आप में कहां से कहां तक होगी? -1 से 2 तक। ठीक है, वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन। चैप्टर ओवर।